Hi friends, welcome to the series of India Geography, and today's topic is classification of industries, and in the later half we will discuss some of the important agro-based industries in India. आज हम उद्योगों के वर्गीकरण की बात करेंगे और बाद में कुछ प्रमुख कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, उसके आधार पर दो प्रकार के वर्ग हैं, दो प्रकार के उद्योग हैं, एग्रो बेस्ड कृषि आधारित उद्योग और मिनरल बेस्ड खनिज आधारित उद्योग। कृषिगत कच्चा माल पर आधारित उद्योग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे सूती वस्त्र हो, चाहे जूट का उद्योग हो, चाहे शुगर इंडस्ट्री हो, एडिबल ऑयल्स पर बेस्ड इंडस्ट्री हो, टी, कॉफी, रबर, जितने भी कृषिगत कच्चे माल हैं उनकी प्रोसेसिंग, उनके प्रक्रमण से संबंधित उद्योग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। और जो मिनरल्स का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके उद्योग चलते हैं वो सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तमाम मशीन्स और टूल्स की इंडस्ट्रीज हैं, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। फिर देखिए इन्वेस्टमेंट के आधार पर उद्योगों का आकार या साइज कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, कैपिटल कितनी है और वहां कितने लोग काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, उन सब के आकार प्रकार पर ये वर्गीकरण है। इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहां पर अधिक कैपिटल लगी है, कंपैरेटिवली अधिक श्रमिक काम करते हैं, पर्सनेल जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या अधिक है और कैपिटल भी अधिक है, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। कंपैरेटिवली कम संख्या है वर्कर्स की और कम कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसी में आप देखेंगे बहुत छोटे पैमाने पर उद्योग होते हैं जिनको हम हाउस होल्ड इंडस्ट्री कहते हैं, पारिवारिक उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग या जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उसमें एक प्रमुख मेथड अपनाया जाता है जिसको हम असेंबली लाइन टेक्निक कहते हैं। एक विशेष तकनीक का उपयोग होता है। कोई भी बहुत बड़ा औद्योगिक संस्थान है, औद्योगिक इकाई है, जैसे कार जहां पर निर्मित होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है कार की, मोटर कार की, तो उस इंडस्ट्री में, उस इकाई में कई सेक्शन अलग अलग होते हैं जो अलग अलग कंपोनेंट्स को या पुर्जों को बनाते हैं। स्टीयरिंग व्हील कहीं बनता है, कहीं स्टीयरिंग कॉलम बनता है, कहीं पहिए बनते हैं कार के, तो कहीं डायनेमो पार्ट्स को की असेंबली बनती है, तो कहीं रिंग बनता है, कहीं पिस्टन बनता है, कहीं केवल पेंट होता है। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग काम होता है। और फिर देयर इज एन असेंबली सेक्शन, एक अलग असेंबली सेक्शन होता है। हर सेक्शन से वहां कल पुर्जे जाते हैं और उनको असेंबल करके कार का स्वरूप दिया जाता है। तो दिस इज असेंबली लाइन टेक्निक। ये बड़े पैमाने के उद्योगों में ही होता है। इसके अपने लाभ हैं, एडवांटेजेस हैं। अब कोई भी एक वर्कर, एक श्रमिक एक ही प्रकार का कार्य बार बार करता है तो वो बहुत दक्ष हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है, तो जाहिर है उसके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी भी बेटर होती है और अधिक मात्रा में क्वांटिटी भी प्रोडक्शन की बढ़ती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कहते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेबर इंटेंसिव
इंडस्ट्री कहते हैं। ऐसा इसलिए जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनमें पूंजी का अधिक महत्व है श्रम की तुलना में, और जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उसमें श्रम का अधिक महत्व है, लेबर का अधिक इंपॉर्टेंस है इन कंपैरिजन टू कैपिटल। अब ऐसा नहीं कि छोटे पैमाने के उद्योग में कैपिटल की जरूरत नहीं है या पूंजी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ज्यादा महत्व श्रम का होता है। आप छोटा उदाहरण ले सकते हैं, छोटे पैमाने पर जहां उत्पादन होता है, छोटी औद्योगिक इकाई है, स्मॉल स्केल की, वहां कई बार कच्चा माल खरीदने के लिए या अपने श्रमिकों को सैलरी देने के लिए, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे खर्चों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं वो किस्तों में अदा कर दिए जाते हैं। कहीं से भी कच्चा माल खरीदना है, 1 लाख का सामान खरीदना है, 50,000 दिया, 40,000 दिया और पूरा 1 लाख का सामान खरीद लिया, फिर पहिया घूमता रहता है, इंडस्ट्री चलती रहती है और पिछले जो पेमेंट्स हैं, पेंडिंग पेमेंट्स हैं, वो दिए जाते हैं। और आपने देखा इसमें इंपॉर्टेंस कैपिटल अगर कमी है तो चल जाता है, लेकिन अगर वो इंडस्ट्री रुक जाए, लॉकडाउन हो जाए इंडस्ट्री में, 2, 4, 6 दिन, 1 हफ्ते तक उसमें काम ना हो, तो फिर वो चक्र जो साइकिल होता है कैपिटल का, वो थम जाता है। तो इसलिए उनको हम श्रम प्रधान, और जो बहुत बड़े पैमाने के उद्योग हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उनको हम पूंजी प्रधान या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कहते हैं। फिर देखिए, ओनरशिप के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण होता है। उद्योगों का मालिक कौन है, ओनर कौन है। इसमें पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के उद्योग, ज्वाइंट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, और कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। पब्लिक सेक्टर ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई संस्था, माने ये सरकारी उद्योग है। पब्लिक सेक्टर लाइक रेलवेज, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, इन कैपिटलिस्ट की जो इंडस्ट्री है वो निजी क्षेत्र में। दोनों का सम्मिलित रूप होता है जो वो संयुक्त क्षेत्र, माने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके जो उद्योग लगाते हैं वो। और ज्यादातर आप देखेंगे जो लिमिटेड फर्म्स होती हैं, इन पे लिमिटेड लिखा रहता है, XYZ लिमिटेड, मेसर्स XYZ लिमिटेड, वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की भागीदारी से चलते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इससे एकदम भिन्न है। यहां पर कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था मालिक नहीं होती, बल्कि रॉ मटेरियल के सारे प्रोड्यूसर्स, कच्चे माल के सारे उत्पादक उस सहकारी उद्योग या कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। जैसे सहकारी क्षेत्र में कोई शुगर मिल है, चीनी की मिल है, तो जितने गन्ना उत्पादक किसान हैं वो सब, उनका शेयर होता है। वो अपनी सारी गन्ने का उत्पादन है, अपने जो एसेट्स है उनको पूल इन कर देते हैं, वो सब मिलकर के ओनर है। डेयरी इंडस्ट्री इसका एग्जाम्पल है। जितने भी दुग्ध उत्पादक हैं सब उस एक पर्टिकुलर कोऑपरेटिव डेयरी सिस्टम के सभी ओनर होते हैं। बल्क ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का आकार प्रकार क्या है। अगर कच्चा माल बहुत भारी है, रॉ मटेरियल भारी है, बल्कि है, तो हैवी इंडस्ट्री कहलाएंगे। अगर रॉ मटेरियल जो यूज होता है वो हल्का है तो हल्के उद्योग, लाइट इंडस्ट्री कहलाएगी। अब यहां यह भी बात है, रॉ मटेरियल यूज्ड एंड आइटम्स फिनिश्ड, कच्चा माल भी और बनी हुई चीजें दोनों आकार प्रकार में भारी हैं, बल्कि हैं, तो भारी उद्योग।
और दोनों आकार प्रकार में हल्की हैं तो हल्के उद्योग, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ये सब भारी उद्योग है। हैवी इंडस्ट्री, मशीनरी है, ऑटोमोबाइल है, सब भारी उद्योग। लाइट इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आपका सेल फोन है, टेलीविजन सेट है, रेडियो है, वॉच है, पेन है, आपका लैपटॉप है, सब जिनमें कच्चा माल भी बहुत हल्का आकार प्रकार में और बनी हुई चीजें भी हल्की होती हैं। और भारी का एक और आप डिफाइन कर सकते हैं, साइज में या बल्क में भारी होने का मतलब उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक इन्वॉल्व होती है। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो उद्योगों की अवस्थापना के कारक, उनमें कॉस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, कितनी कॉस्ट आती है कच्चे माल के उत्पादन की, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ती है। यातायात व्यय जिसमें अधिक लगेगा, परिवहन का व्यय जिसमें अधिक लगेगा, वही भारी वस्तुएं हैं। यहां एक चीज और समझने की है, दो प्रकार के कच्चे माल ऐसे हैं जिन पर आधारित उद्योग उन कच्चे माल के उत्पादन स्थल के पास ही होते हैं। एक तो अभी हमने बताया जो बल्की है, जैसे आयरन ओर है, कोल है, दोनों भारी हैं, दोनों का परिवहन कठिन है, महंगा है। अब लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहीं पर स्थापित होगी तो ज्यादातर ये कि जहां पर लौह अयस्क, आयरन ओर और कोल आसपास ही उसकी माइंस हो तो बेहतर रहता है। एक तो भारी कच्चा माल और दूसरा वो कच्चा माल जो पेरिशेबल आइटम की श्रेणी में आता है, जो वेट लूजिंग है। अभी सेकंड हाफ में हम लोग गन्ने के बारे में पढ़ेंगे, चीनी की मिलों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि गन्ना भी, शुगर केन भी उसी तरीके का एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। तो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल हो, पेरिशेबल आइटम्स हो, भाई दूध है लंबे समय तक नहीं टिक सकता, बिगड़ जाता है, रेफ्रिजरेशन करना पड़ता है। तो पेरिशेबल आइटम्स रॉ मटेरियल की तरीके से यूज होते हैं जिन उद्योगों में, वो, और दूसरे हमने बताया जो बल्कि रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ये दोनों कहां स्थापित होते हैं, जहां उनका रॉ मटेरियल की साइट है, एट द प्रोडक्शन साइट ऑफ द रॉ मटेरियल, उसके निकट से निकट स्थापित होते हैं। इसके बाद देखिए मेन रोल इंडस्ट्रीज का क्या है, इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का क्या मेन रोल है, उसके आधार पर, या इंडस्ट्री में उनका क्या मेन रोल है, क्या महत्व है, उसके आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण होता है। और इसमें दो कैटेगरी है, दो क्लास हैं, दो वर्ग हैं। पहले तो कैपिटल इंडस्ट्री और दूसरे कंज्यूमर इंडस्ट्री। कैपिटल इंडस्ट्री उत्पादन उद्योग, कंज्यूमर इंडस्ट्री उपभोक्ता उद्योग। कैपिटल इंडस्ट्री के दो और नाम हैं, आप यहां देख सकते हैं, बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री या कैपिटल इंडस्ट्री। इनको हम आधारी उद्योग भी कहते हैं। कैपिटल माने क्या, मुख्य, आधारी, बेसिक, की माने बहुत इंपॉर्टेंट। इन उद्योगों को बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि जितना भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है, वो बेस करती है, वो आधारित होती है इन उद्योगों से निकले हुए सेमी फिनिश्ड आइटम कह सकते हैं। इन उद्योगों से जो कच्चा माल निकलता है उस पर बेस करते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जाहिर है कि आम कंज्यूमर, हम आप स्टील तो नहीं प्रयोग करते, कभी स्टील खरीदने जाते हैं हम, लेकिन स्टील का ग्लास हम यूज करते हैं। हम एल्यूमिनियम खरीदने नहीं जाते, हम हिंडालियम का बना प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेशर कुकर है या ग्लास है या प्लास्टिक की बॉटल हम फ्रिज में रखते हैं। प्लास्टिक मटेरियल तो हम खरीदने नहीं जाते, पॉलीमर्स हम खरीदने नहीं जाते। रबर का इस्तेमाल हमारे पेन में होता है,
रबर तो हम नहीं खरीदने जाते। तो जहां रबर प्रोसेस की जाती है, जहां पॉलीमर्स प्रोसेस किए जाते हैं, जहां आयरन ओर को स्टील में बदला जाता है, ये सब क्या है? दे आर बेसिक इंडस्ट्रीज। वो ऐसा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जिन पर प्रेशर कुकर निर्भर है बनने के लिए, जिन पर स्टील का ग्लास बनने के लिए निर्भर है, जिन पर आपका पेन निर्भर है, जिन पर आपके घर का सीलिंग फैन या टेबल फैन निर्भर है। तो बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री या कैपिटल इंडस्ट्री कह लीजिए, माने आधारी उद्योग, प्रमुख उद्योग। आप कैपिटल शब्द पर ध्यान दीजिए। जैसे कैपिटल लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, कैपिटल माने क्या? मेन, मुख्य। कैपिटल सिटी, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, स्टेट कैपिटल, ब्लॉक हेडक्वार्टर। कैपिटल माने क्या? मुख्य नगर। आधारी उद्योग कौन से हैं? जो कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। च्यवनप्राश आप खाते हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्री में आएगा, जहां से बनता है, लेकिन उसमें पड़ने वाली औषधियां, औषध या उसका जो प्रेपरेटरी मटेरियल है, आंवला है, हरड़ है, बहेरा है, तमाम और चीजें, वो प्रोसेस करने वाले उद्योग आधारी उद्योग कहलाते हैं। अब हम वर्गीकरण के बाद, जैसा मैंने कहा था आपको, अब कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का केस स्टडी कर लीजिए या उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इस क्रम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र हो सकता है, ऊनी वस्त्र हो सकता है, जूट या पटसन का उद्योग हो सकता है। तो हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग। आप देखें भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके 3 फैसेट आपको दिखेंगे। मिल्स हैं, पावर लूम्स हैं, हैंडलूम्स हैं। लूम माने करघा, जिससे कपड़ा बुनते हैं, वीविंग करते हैं। मिल्स हैं, फिर पावर लूम है, बिजली से चलने वाले लूम्स, और हैंडलूम, हाथ से चलने वाले करघे। आप देखेंगे मिल्स में केवल 6% शेयर है मिल्स का। जो मिलों में कपड़ा बनता है 6% मिले हैं, 61% पावर लूम है और 23% हैंडलूम है। माने मिल्स की संख्या कम है। जाहिर है मिल्स में जो कपड़ा उत्पादन होता है वो अच्छी किस्म का होता है, फाइन क्लॉथ मिल्स में बनता है। अब ये प्रश्न उठता है कि मिल्स में बहुत कम 6% ही केवल शेयर है मिल्स का, तो आप कह सकते हैं जब अच्छा कपड़ा बनता है, तेजी से बनता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी कपड़ा बन सकता है, तो मिल्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन आप हमारी अपनी अर्थव्यवस्था जानते हैं, अधिक जनसंख्या है, तो उद्योगों का एक प्रमुख जो उद्देश्य है लोगों को रोजगार मिलना। तो यदि मिल होंगे तो बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन सकता है। तो भले ही मिल की संख्या पहले से बढ़ी है आजादी के बाद, लेकिन अभी भी पावर लूम्स में ज्यादा है, क्योंकि उसमें ज्यादा लोगों को काम मिलता है। यहां ये भी आप जानिए, जो सूती वस्त्र उद्योग है या फॉर दैट मैटर जूट इंडस्ट्री या वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सब में बहुत अधिक लोगों को काम मिलता है। अब सूती वस्त्र या कॉटन टेक्सटाइल की बात करें, किसान सबसे पहले जो कपास उत्पादन करता है, फिर जो कॉटन बड्स को, जो कॉटन सीड्स हैं उनको चुनता है, प्लग करता है, तोड़ता है कह लीजिए खेत से, जो बड पिकर्स कहलाते हैं। फिर जिनिंग होती है, जिनिंग माने उस बीज से रुई को अलग करना, कॉटन को अलग करना, वो काम करते हैं। इसके बाद तमाम वर्कर्स आप देखें, जिनिंग के बाद आप देखेंगे स्पिनिंग, सूत बनाना उसका, वीविंग, बुनाई करना लूम्स में, पावर लूम्स में, हैंडलूम में या मिल में, डाइंग करना, रंगना उसको, ब्लीचिंग करना, फाइनली टेलरिंग करना, डिजाइनिंग करना, पैकेजिंग करना रेडीमेड गारमेंट्स की। आप देखेंगे कि ये अधिक से अधिक लोगों को काम देता है, एक सीरीज है पूरा। और जितने अधिक लोगों को काम मिलता है उतना ही
लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एलोकेशन। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र कहां कहां पर है? तो सबसे ज्यादा तो आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्र। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये मेजर कॉटन ग्रोइंग एरिया है। महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में सबसे अधिक कपास उत्पादन होता है। आप जानते हैं काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की मिट्टी ही कहलाती है, कॉटन सॉइल कहलाती है, रेगुड़ सॉइल कहलाती है। तो अच्छे किस्म की कपास का यहां उत्पादन होता है, तो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेबर एबंडेंट है। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उसके साथ लगे हुए इलाके जहां पर अधिक घनी जनसंख्या है। तो अभी आपने देखा ना, बहुत काम होता है उसमें, प्लकिंग से लेकर के जीनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग। तो मजदूर सस्ते मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पूरे जो क्षेत्र हैं, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो मुंबई हो, ये सभी वेल कनेक्टेड नॉट्स हैं। यहां रेलों सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट फैसिलिटी भी मौजूद है। प्रोमिनेंट और बड़े मॉडर्नाइज पोर्ट्स हैं। मुंबई खुद, कांदला, ये सभी पोर्ट्स हैं जो मदद करते हैं एक्सपोर्ट करने में। एवं आप देखें, एक और खास बात है, यहां की जलवायु सूट करती है कॉटन टेक्सटाइल को। यहां की जो मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, जो नमी वाली जलवायु है, उसमें अच्छे कपड़े बनते हैं, क्योंकि धागा बार बार टूटता नहीं है। इवन आप देखें, जो कॉटन बॉल प्लकिंग है या जीनिंग है, उसमें भी ये जो मौसम है नमी वाला, मॉइस्ट क्लाइमेट है, ये मदद करती है। नहीं तो जो बर्ड्स हैं फट जाती हैं और कॉटन बाहर बहुत उसका वेस्ट जाता है। लेकिन नमी रहती है, मॉइस्ट क्लाइमेट रहती है, तो प्लकिंग से लेकर के और कपड़े बनाने तक ये, तो इसलिए इन क्षेत्रों में ये आप देखेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में अधिकतर ये सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग के सामने कुछ चुनौतियां हैं, आप प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, कुछ चैलेंजेस हैं उसके सामने। सबसे पहली बात तो ये, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आबाद ऊर्जा की साधन चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए। क्योंकि बीच में अगर चाहे वो पावर लूम हो, चाहे वो मिल हो, मशीन बंद होती है, तो फिर पूरा का पूरा कपड़ा, पूरा थान जिसको बोलते हैं, कई 100 मीटर का, वो स्पॉइल हो जाता है। बिजली अगर कटी, पावर कट हुआ, तो क्वालिटी पर असर पड़ता है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, जो कि दुर्योग से कह सकते हैं हमारे देश में नहीं अभी है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रुकनी भी नहीं चाहिए, आबाद भी होनी चाहिए, और एक जो वोल्टेज का है वो भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कपड़े की क्वालिटी पर असर पड़ता है। ये एक चैलेंज है। फिर आप देखें दूसरी बात क्या है, अब चाहे मिल्स की बात करें, चाहे हैंडलूम की बात करें, चाहे पावर लूम की बात करें, वीविंग सेंटर्स कह लीजिए, या जो बुनाई के केंद्र हैं जहां कपड़े बनते हैं, वो यूनिट्स कम है हमारे पास, वो कैपेसिटी कम है। परिणाम क्या होता है, जो स्पिनिंग तक कॉटन निकालना, कॉटन से धागे बनाना, फिर उन धागों को ही, चूंकि वीविंग की यूनिट्स हमारे यहां कम है, बाहर फिर एक्सपोर्ट करना पड़ता है। आप जानते हैं अगर हमारे यहां वीविंग हो तो और लोगों को काम भी मिलेगा, और हम अपना सेमी फिनिश्ड आइटम, जो हमारे धागे हैं, हमारे यार्न है, उनको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको याद होगा कॉलोनियल पीरियड में, अंग्रेजों के जमाने में लगभग यही स्थिति थी। वो लोग यहां ग्रो करवाते थे कॉटन, किसानों से कहते थे कपास उत्पादन करो, उनसे मोटा काम करवाते थे, सफाई करना, स्पिनिंग करना, और फिर कच्चा माल अपने यहाँ ले जाते थे। फिर मैनचेस्टर में, लिवरपूल में अच्छे किस्म के कपड़े बनेंगे और महंगे वो हमको बेचेंगे। तो
अभी भी चूंकि वीविंग यूनिट्स हमारे यहाँ कम है, ये एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है, इसलिए उतना अधिक तेजी से विकसित नहीं हो पाया। अब आप देखें जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अभी हम बात कर रहे हैं सूती वस्त्र की, अभी जूट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो भी, चाहे वूलन टेक्सटाइल है तो भी, जो सिंथेटिक यार्न आ गए हैं, जो कृत्रिम रेशों से कपड़े बनने लगे हैं, जो सिंथेटिक टेक्सटाइल मटेरियल आ गया है, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज पोज करता है, क्योंकि वो सस्ते होते हैं। नेचुरल यार्न की तुलना में वो सस्ते होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इसलिए भी सस्ते होते हैं। आप कॉटन की या खादी की शर्ट या कुर्ता बनवाते हैं, जल्दी जल्दी गंदा होता है, प्रेस करना पड़ता है, उसको मेंटेन करने में भी खर्च लगता है, और बहुत जल्दी अगर एक ही आपके पास कुर्ता है तो मेरे ख्याल से साल भर पहनना मुश्किल हो जाएगा, गलने लगता है, डिजनरेट होने लगता है, फटने लगता है। लेकिन वही टेरिकॉट की शर्ट आप पहनते हैं जिसमें टेरिन होता है, सिंथेटिक यार्न होता है, बार बार उसको धो करके पहन सकते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो वो भी एक चैलेंज पोज करता है। जूट इंडस्ट्री में भी वही है भाई, बैग्स पहले बनते थे, बोरियां जिसमें सामान भरते हैं, या आप देखें जो बिछाने के लिए तमाम मैटिंग होती है, डोर मैट्स होते हैं, वो सब क्या है, जूट के बनते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब में प्लास्टिक या नायलॉन ये सब आने लगा, जो कि सस्ता है और लंबे समय तक चलता है, तो ये भी एक चैलेंज पोज करता है। जूट इंडस्ट्री की बात करें, जूट को आपने सुना होगा गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सुनहरा रेशा, बहुत कीमती है। और भारत में अभी हम लोगों ने सूती वस्त्र की बात की, कॉटन ग्रोइंग एरिया की बात की, तो ये हम लोग इसमें दुर्भाग्यशाली रहे, जब विभाजन हुआ तो अच्छे किस्म की कपास के क्षेत्र भी पाकिस्तान में चले गए, जो अभी भी पाकिस्तान है, और ऐसे ही जूट के जो प्रोड्यूसिंग एरिया थे बहुत सारा चला गया, जो अब पाकिस्तान नहीं है, पूर्वी पाकिस्तान था, जो अब बांग्लादेश है, उसमें चले गए। फिर भी हमारे पास जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं पश्चिम बंगाल में, और फिर वही बात आती है, चूंकि जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, वो जूट ग्रोइंग एरिया है, तो हुगली नदी के किनारे किनारे हमारे देश की ज्यादातर जूट मिले हैं, दोनों ओर नदी के 3 से 4 किलोमीटर मैक्सिमम, बहुत पतली सकरी पट्टी, और 100 किलोमीटर तक नदी के किनारे किनारे तमाम यूनिट्स हैं जहां पर जूट का प्रोडक्शन होता है। अब यहां देखिए एलोकेशन की बात कितनी सही साबित होती है। जूट की प्रोसेसिंग के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल चाहिए। जूट के पौधे होते हैं, उनको खेत से काट करके लाया जाता है, फिर उनको सड़ाना पड़ता है, फिर उनकी बहुत सफाई करनी पड़ती है। इन सब में बहुत बड़ी मात्रा में जल का उपयोग करना पड़ता है, जो कि जल हुगली नदी में पर्याप्त उपलब्ध है। इतना ही नहीं, यह हुगली नदी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रदान करती है, परिवहन की सुविधा भी इस हुगली नदी के कारण है, इसलिए भी यह उद्योग यहां पर अधिक पनपा है। आप देखेंगे चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये सभी राज्य घनी जनसंख्या वाले भाग हैं, यहां पर भी एबंडेंट चीप लेबर, बहुत अधिक संख्या में सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए भी ये उद्योग पनपा है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी ठीक उसी तरीके से बहुत ही व्यापक है जैसे हमने देखा था कॉटन टेक्सटाइल के एरिया में महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। यहाँ भी कोलकाता देखिए, बेन सी पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, एक्सपोर्ट के लिए भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। तो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, वो इस क्षेत्र में मिल जाती है, खासतौर से हुगली नदी, जिसमें सबसे बड़ी बात है इसके लिए अधिक जल चाहिए, वो हुगली नदी से मिलता है। जल परिवहन भी हुगली नदी से मिलता है। कोलकाता, पारादीप और हल्दिया जैसे पोर्ट हैं जो यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी देते हैं। अब हम बात कर लें थोड़ा एक और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग। भारत का स्थान इस समय बहुत लीडिंग प्रोड्यूसर्स में है चीनी के उत्पादन में।
टेक्निकली स्पीकिंग अभी तो ये आगे निकल गया है, सबसे टॉप पर है, लेकिन बहुत दिन तक सेकेंड पर था। और आज भी निर्विवाद रूप से जो गुड़ और खांडसारी बनती है, आप कह सकते हैं रफ टाइप की चीनी जो गुड़ बनती है, खांडसारी इंडिजिनस जो गन्ने के रस से बनाते हैं, मीठा गुड़ या राब कहते हैं, मोलाइसिस कहते हैं, उन सब में अभी भी वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है अनडाउटेडली भारत। भारत में चीनी उद्योग ज्यादातर किसमें है, आप देखेंगे अगर सेक्टर की बात करेंगे तो कोऑपरेटिव सेक्टर में, सहकारी क्षेत्र में है। ज्यादातर चीनी मिले कोऑपरेटिव सेक्टर या सहकारी क्षेत्र में है। यहां एलोकेशन कहां कहां पर है चीनी उद्योग का भारत में? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात एक बेल्ट जैसी है जहां गन्ने का उत्पादन होता है, कच्चा माल मिलता है और चीनी की मिलें हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार अकेले दो राज्यों को मिला दें तो मोर देन 60% जो चीनी मिले हैं वो इन्हीं दोनों राज्यों में है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका और इवन अभी तो पंजाब, हरियाणा के भी क्षेत्रों में उतना अधिक नहीं है गन्ने का उत्पादन होता, लेकिन फिर भी तो यूपी, बिहार सबसे आगे है, मोर देन 60% यूनिट्स या चीनी की मिले यहां पर हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से एक ट्रेंड देखने को मिला है, जो चीनी मिले हैं उनका विस्तार कह लीजिए, उनकी शिफ्ट किधर को होने लगी है, महाराष्ट्र की ओर को या दक्षिण की ओर को। पश्चिम और दक्षिण की ओर को अब चीनी उद्योग फैल रहा है, विस्तृत हो रहा है। उसके दो कारण हैं। सबसे पहला तो महाराष्ट्र की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें, यहां का जो गन्ना है, शुगर केन, उसमें सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। सुक्रोज माने चीनी का कंटेंट कह लीजिए, शुगर की मात्रा, उसका परसेंटेज, ये गन्ना बहुत मीठा है कह लीजिए, अधिक मीठा है, शुगर कंटेंट अधिक है दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में। दूसरा, यहां की क्लाइमेट, जैसे कॉटन टेक्सटाइल को सूट करती है, ऐसे ही यहां की क्लाइमेट कूल क्लाइमेट है। सीवियर विंटर्स नहीं होते हैं जैसे नॉर्थ इंडिया में होते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, जो क्रशिंग सीजन है वो महाराष्ट्र में या कर्नाटका में या दक्षिण भागों में लंबा होता है। क्रशिंग समझ रहे हैं, गन्ने की पेराई जो होती है। ये तो आप जानते हैं जो चीनी उद्योग है इसमें सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है कुछ समय के लिए, 2-3 महीने जो क्रशिंग सीजन होता है उसी में मजदूरों को काम मिलता है। यह भी एक प्रॉब्लम है, यह भी एक चैलेंज है गन्ना चीनी उद्योग के सामने। जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको पूरे साल भर के लिए काम नहीं मिलता है। 3-4 महीने जब गन्ने की पेराई होती है, खेतों से गन्ना कटता है, उस समय इनको काम मिलता है और जैसे ही सीजन खत्म होता है क्रशिंग का, छुट्टी हो जाती है इनकी। ये भी एक प्रॉब्लम है, लेबर मिलना मुश्किल होता है। भाई हर कोई चाहता है कि परमानेंट हम काम करें। अब चूंकि गांव की अर्थव्यवस्था इस तरीके की है, जो गांव के कृषि कार्य में मजदूरी मिलती है उनको, फिर जब कृषि कार्य लगभग उस समय बहुत कम होता है, क्रशिंग सीजन में, जाड़े का सीजन होता है, बहुत हल्का फुल्का कृषि कार्य होता है, तब ये सब लोग चले आते हैं इन चीनी मिलों में काम करने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम भी है। जो गन्ने की क्रशिंग सीजन है वो सीजनल है, बहुत कम समय के लिए, लेकिन पश्चिम और दक्षिण की ओर ये बढ़ता जाता है। तो मैंने बताया 2 कारण हैं जिसकी वजह से जो अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार माने उत्तरी भारत में ज्यादा है गन्ने चीनी की मिलें, लेकिन अब उनका विस्तार धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण की ओर को हो रहा है। अभी हमने आपको बताया था जो चैलेंजेस हैं इसके सामने, गन्ना चीनी उद्योग के सामने जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तो बात अभी हमने कही कि क्रशिंग सीजन छोटा होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट पूरे दिन नहीं मिलता है, तो जाहिर है कि मजदूर मिलना कठिन होता है। दूसरी, जो गन्ना है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, भाई बल्कि है गन्ना,
महंगा है, कठिन है, और यदि ट्रांसपोर्टेशन में डिले होता है, ये गन्ना मिल तक या कारखाने तक पहुंचने में देर होती है, तो फिर नुकसान होता है, सुक्रोज कंटेंट उसका डिस्टर्ब होता है। बहुत अधिक हो जाए तो कम हो जाता है। अनड्यू डिले अगर हो गया गन्ने को मिल तक पहुंचने में, तो उसका जो चीनी का अंश है, जो शुगर कंटेंट है, जो सुक्रोज कंटेंट है, वो कम होने लगता है। कई बार तो ये स्थिति आती है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी न मिलने के कारण, या कई बार किसानों को मजदूर न मिलने के कारण किसानों का गन्ना खेत में ही खड़ा रह गया, लोग जला देते हैं, फिर क्या करेंगे। यद्यपि ये जो सहकारी मिलें हैं, ये पूरे जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी मदद करती हैं, क्योंकि उनको भी लाभ है। भाई गन्ना उनके यहाँ तक आसानी से पहुंचे, जल्दी पहुंचे, इसलिए वो जो रूरल रोड्स हैं उनको भी ठीक करने में लोग मदद करते हैं, किसानों को भी मदद करते हैं हर तरीके से। किसानों को जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, खादें हैं, सिंचाई की सुविधा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मदद करते हैं। मैंने ये कोऑपरेटिव मिल्स हैं प्राय। तो ये हमने चर्चा की आज उद्योगों के वर्गीकरण की और कुछ प्रमुख एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की। अगले वीडियो में, जो अभी इंडस्ट्रीज पर ही होगा, उद्योगों पर ही होगा, हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की चर्चा करेंगे, कुछ केस स्टडीज करेंगे, और फिर पर्यावरण और उद्योग में क्या सहसंबंध है, क्या कोरिलेशन है। उद्योगों का विकास में योगदान है, लेकिन पर्यावरण को किस तरीके से उद्योग पर्यावरण का क्षरण करते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे चैलेंज पोज करते हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। होप यू ऑल एंजॉयड दिस। और फिर वही एक निवेदन आप लोगों से, इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, देखें, और अपने कमेंट उन्मुक्त होकर के आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि मैं अगली बार उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके, उन चीज़ों को शामिल करके और बेहतर ढंग से आपके सामने चीज़ें रखने का प्रयास करूं। थैंक यू वेरी मच।